हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी ट्यूब। आज इस वीडियो में हम लोग मस्कुलर एंड स्केलेटल सिस्टम का पार्ट 4 देखने वाले हैं और ये हमारे इस चैप्टर का आखिरी पार्ट है, लास्ट पार्ट है। इसके बाद हमारा ये चैप्टर नंबर 23 समाप्त हो जाएगा। पार्ट 1 और 2 में हम लोगों ने मस्कुलर सिस्टम को देखा था। पार्ट 3 में हम लोगों ने स्टार्ट किया था स्केलेटल सिस्टम को। आज इस पार्ट में हम लोग स्केलेटल सिस्टम को ही कंटिन्यू करेंगे और इस चैप्टर के साथ हम लोग 100 से भी ज़्यादा MCQs कवर कर लेंगे और ये चैप्टर हमारा इसी पार्ट के साथ समाप्त हो जाएगा। याद करो, मैंने आपको बताया था एक एडल्ट ह्यूमन के अंदर जो स्केलेटल सिस्टम है उसमें है टोटल 206 बोन्स। स्केलेटल सिस्टम को दो पार्ट्स में पहले बांटते हैं। एक्जियल स्केलेटन जिसके अंदर 80 हड्डियां आती है, उसके बाद अपेंडिकुलर स्केलेटन जिसमें कि 126 हड्डियां आते हैं। एक्जियल स्केलेटन हम लोग पढ़ चुके हैं पार्ट 3 में, ये सारे ही हम लोग पढ़ चुके हैं। आज इस पार्ट में हम लोग अपेंडिकुलर स्केलेटन को आगे बढ़ाएंगे। अपेंडिकुलर स्केलेटन जिसमें कि 126 हड्डियां हैं, इनको पहले दो पार्ट्स में बांटते हैं, गर्डल्स एंड लिम्स। गर्डल्स जिसमें कि 6 हड्डियां आते हैं, लिम्स जिसमें कि 120 हड्डियां आते हैं। गर्डल्स देखो, गर्डल्स ये दो प्रकार के होते हैं। पेक्टोरल गर्डल जिसे हम लोग शोल्डर गर्डल भी बोलते हैं, इसमें 4 हड्डियां। उसके बाद पेल्विक गर्डल जिसे हम लोग हिप गर्डल भी बोलते हैं, इसमें 2 हड्डियां। जो पेक्टोरल गर्डल है इसमें देखो 2 होते हैं स्कैपुला जिसे हम लोग शोल्डर ब्लेड भी बोलते हैं और 2 होते हैं क्लेविकल्स जिसे हम लोग कॉलर बोन्स भी कहते हैं। लिम्स देख लो, लिम्स में हमारे दोनों हाथ और दोनों पैर, एक हाथ में 30 हड्डियां और एक पैर में 30 हड्डियां, यानी कि दोनों हाथ में 60 हड्डियां और दोनों पैर में भी 60 हड्डियां। इस प्रकार टोटल हो जाते हैं 120 हड्डियां। आज की इस वीडियो का पहला सवाल देखो क्या है। हमारे प्रत्येक हाथ में कितनी हड्डियां होती है? तो मैंने आपको बताया, एक हाथ में 30 हड्डियां तो दोनों हाथ में 60 हड्डियां, एक पैर में 30 हड्डियां, दोनों पैर में 60 हड्डियां। हमसे एक हाथ में पूछा है 30 हड्डियां। अब जो हमारे हाथ की हड्डियां हैं देखो कौन कौन सी है। 30 हड्डियां मैंने आपको बताया, देखते हैं कौन कौन सी हड्डियां हैं ये 30। ह्यूमरस ये वाला, आपका जो एल्बो है, केहूनी है, उसके ऊपर वाला जो हड्डी है, तो ह्यूमरस संख्या में 1 है, रेडियस संख्या में 1 है, अल्ना संख्या में 1 है, कार्पल्स यानी कि कलाई की हड्डियां ये संख्या में 8 होती है, मेटाकार्पल्स यानी कि आपके हथेली में जो हड्डियां हैं ये संख्या में 5 होते हैं, फैलेंजेज यानी आपकी उंगलियों में जो हड्डियां हैं ये टोटल 14 होते हैं। इन सबको काउंट करके देखो, ये टोटल आ जाएंगे 30। तो आपको इन हड्डियों में ह्यूमरस, रेडियस और अल्ना ये आपको अच्छे से ध्यान में रखना है। अब देखो इनमें से कौन है जो हमारे हाथ की हड्डी नहीं है। हमारे हाथ की हड्डी है ह्यूमरस, रेडियस, अल्ना। फिबुला ये हमारे पैर की हड्डी है, तो डी हमारा यहां पर राइट आंसर। अगला सवाल देखिए, कार्पल्स एंड मेटाकार्पल्स आर द बोन्स ऑफ आवर। कार्पल्स और मेटाकार्पल्स इनमें से किसका बोन है? कार्पल्स संख्या में होते हैं, कार्पल्स यानी कि कलाई की हड्डियां संख्या में 8, मेटाकार्पल्स यानी कि आपके हथेली की हड्डियां जो कि संख्या में है 5। याद रखना मैं एक हाथ की बात कर रहा हूं, दोनों हाथ मिला देंगे तो ये 16 हो जाएगा और ये 10 हो जाएगा। तो ये हमारे हाथ की हड्डियां हैं। अगला, इनमें से कौन हमारे पैर की हड्डी नहीं है? फीमर, फिबुला, टिबिया ये हमारे पैर की हड्डी है। स्फेनॉइड याद करो, जो 8 क्रेनियल बोन्स है उनमें एक है स्फेनॉइड जिसके पास है सेला टर्सिका और जिसमें है पिट्यूटरी ग्लैंड, तो ये हमारी क्रेनियल बोन है। अब देखो पैर की कौन कौन सी हड्डियां हैं। फीमर संख्या में 1, पटेला संख्या में 1, टिबिया संख्या में 1, फिबुला संख्या में 1, और ये 4 हड्डियां आपको अच्छे से ध्यान में होने चाहिए। टार्सल्स यानी आपका जो एंकल है उसमें जो हड्डियां हैं यह है संख्या में 7, और फैलेंजेज, और यहाँ पर फैलेंजेज का मतलब हमारे पैर की जो उंगलियां हैं उनमें जो हड्डियां हैं ये है 14। तो यहाँ भी आप इन सबको काउंट करो, ये टोटल हो जाते हैं 30। तो फीमर, पटेला, टिबिया, फिबुला ये आपको ध्यान में रखना है। अगला सवाल देखिए, हमारे बॉडी के अंदर स्ट्रॉन्गेस्ट और लॉन्गेस्ट बोन कौन है? हमारे शरीर की सबसे लंबी और मजबूत हड्डी है फीमर। फीमर यानी कि जांग की हड्डी, ठीक है, जांग की हड्डी। अगला सवाल देखिए, कप के आकार के उस हड्डी को क्या कहते हैं जो सामने से घुटने को ढकती है, यानी कि जो हमारा नी जॉइंट है वहां पे देखो एक बोन है जिसका नाम है पटेला। तो पटेला हमारे नी जॉइंट को ढकती है। इनमें से कौन है जो पेक्टोरल गर्डल के बोन है?
पैक्टोरल गडल में 4 हड्डियां, 2 क्लेविकल्स और 2 स्कैपुलाज। तो क्लेविकल यहाँ पर सही है, स्कैपुला भी सही है, और क्लेविकल को ही हम लोग कॉलर बोन बोलते हैं। तो ऑल ऑफ दीज हमारा यहाँ पर राइट आंसर। इस पिक्चर में देखो क्लेविकल दिखाया गया है और स्कैपुला दिखाया गया है, और ये है ह्यूमरस। तो ये जो क्लेविकल है एक यहाँ है और एक यहाँ है, 2 स्कैपुला एक यहाँ और एक यहाँ। ये जो क्लेविकल है ये एक तरफ से, एक एंड से हमारे स्टर्नम से जुड़ी हुई होती है और दूसरे एंड से हमारे स्कैपुला से, और हमारे स्कैपुला में होते हैं ग्लिनॉइड कैविटी, जिससे कि ह्यूमरस का हेड जाकर के फिट होता है। अगला सवाल देखो, पेक्टोरल गडल, पेल्विक गडल, लिम्स मिल करके क्या बनाते हैं? पेक्टोरल गडल में 4 हड्डियां, पेल्विक गडल में 2 हड्डियां और लिम्स में 120 हड्डियां, टोटल हो जाते हैं 126 हड्डियां। तो 126 हड्डियां ये हमारे एपेंडिकुलर स्केलेटन में है। तो ए हमारा राइट आंसर। अगला है ग्लिनॉइड कैविटी प्रेजेंट इन। ग्लिनॉइड कैविटी ये है स्कैपुला, और स्कैपुला में ये है एक कैविटी, एक गड्ढा, जिसे बोलते हैं ग्लिनॉइड कैविटी। इसमें आकर के हमारी जो ह्यूमरस होती है, ह्यूमरस बोन है, उसका हेड आकर के फिट होता है। तो ये तो फीमर है, मान लो थोड़ी देर के लिए अगर ये ह्यूमरस होता तो ह्यूमरस के पास भी इस तरह के एक हेड है, और ये हेड जाकर के ग्लिनॉइड कैविटी में फिट हो जाता है। तो ग्लिनॉइड कैविटी ये हमारे स्कैपुला का पार्ट है, और स्कैपुला हमारे पेक्टोरल गडल का पार्ट है। तो यहाँ पर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखो, एक एडल्ट ह्यूमन में जो पेल्विक गडल है उसमें कितनी हड्डियां हैं? तो पेल्विक गडल में मात्र 2 हड्डियां हैं। तो ए हमारा यहाँ पर राइट आंसर। देख लो पेल्विक गडल कौन से हैं। ये है हमारे बैकबोन का पार्ट, तो इसको नहीं देखना है। ये जो आप रेड कलर का पार्ट देख रहे हो ना, ये है पेल्विक गडल। तो इसमें 2 हड्डियां हैं, एक यहां से यहां और एक यहां से यहां। अगला है, इनमें से किसे ब्यूटी बोन कहा जाता है? स्टर्नम को ब्रेस्ट बोन कहा जाता है, और क्लेविकल को कॉलर बोन भी कहा जाता है, और ब्यूटी बोन भी कहा जाता है। अगला है, इनमें से कौन है जो एक पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है बोन्स के बीच या फिर बोन और कार्टिलेज के बीच? तो इस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को हम लोग बोलते हैं जॉइंट। ठीक है, जॉइंट। इस पिक्चर को देखो, जहां भी आप सर्किल देख रहे हो ये सारे जॉइंट्स को दिखाते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ देखो, यहाँ देखो, यहाँ देखो, यहाँ देखो, यहाँ है, यहाँ है, उसके बाद यहाँ पर है, उसके बाद ये नी है, उसके बाद एंकल के पास है, यहाँ देख लो, और जो भी फेलेंजेज है उनके बीच। तो ये सारे जॉइंट्स को दिखा रहे हैं। अब देखो जॉइंट्स के प्रकार। जॉइंट्स 3 प्रकार के होते हैं, फाइब्रस जॉइंट, कार्टिलेजिनस जॉइंट और साइनोवियल जॉइंट। सबके बारे में देखते हैं क्या खासियत है। फाइब्रस जॉइंट जहां भी होते हैं वहां के हड्डियों को बिल्कुल भी मूव करने का परमिशन नहीं है। फाइब्रस जॉइंट ये हड्डियों को बिल्कुल भी गतिशील नहीं होने देते हैं, किसी भी प्रकार की गति नहीं होने देते हैं। तो ये फाइब्रस जॉइंट के पास खासियत है। फाइब्रस जॉइंट्स हमें कहाँ मिलते हैं? जो हमारे 8 क्रेनियल बोन्स हैं उनके बीच फाइब्रस जॉइंट्स होते हैं, जिसे हम लोग सूचर कहते हैं। हम लोग आगे पिक्चर में देखेंगे। सेकंड है कार्टिलेजिनस जॉइंट। ये जॉइंट्स हड्डियों को थोड़ी बहुत मूव करने की परमिशन दे देती है, और ये जॉइंट्स हमें कहाँ मिलते हैं? जो हमारे बैकबोन के वर्टिब्रे हैं, हमारे बैकबोन के पास 26 वर्टिब्रे हैं, तो उनके बीच में कार्टिलेजिनस जॉइंट्स होते हैं। और कार्टिलेजिनस जॉइंट्स मैंने आपको बताया कि ये थोड़ी बहुत मूवमेंट का परमिशन देते हैं, और इसी कारण हम लोग अपने बॉडी को आगे की ओर बेंड कर पाते हैं, अपने बॉडी को साइड वे बेंड कर पाते हैं, बैक साइड में हल्का सा बेंड कर पाते हैं अपने बॉडी को, क्योंकि हमारे वर्टिब्रे के बीच होते हैं कार्टिलेजिनस जॉइंट्स। उसके बाद है साइनोवियल जॉइंट। तो साइनोवियल जॉइंट्स जहां भी होते हैं वहां की हड्डियां फ्रीली मूव करती है, यानी उनमें फ्रीली मूवमेंट हो पाता है। और ये साइनोवियल जॉइंट्स कई प्रकार के होते हैं, जैसे बॉल एंड सॉकेट, हिंज जॉइंट, पाइवोट जॉइंट, ग्लाइडिंग जॉइंट, सैडल जॉइंट। तो यहाँ हम देखेंगे साइनोवियल जॉइंट्स के प्रकार और ये कहाँ पर उपस्थित है। बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, ये सारे ही साइनोवियल जॉइंट के प्रकार हैं। तो पहला है बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। ये हमें मिलेगा कहाँ? ह्यूमरस और अंश मेखला के बीच। याद करो, थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया ग्लिनॉइड कैविटी जिसमें ह्यूमरस का हेड फिट होता है, तो वहां पे एक जॉइंट बनता है, वो होता है बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, और ये एक प्रकार का साइनोवियल जॉइंट है। उसके बाद हिंज जॉइंट, जो नी जॉइंट है और एल्बो जॉइंट है, हमारे घुटने के पास जो जॉइंट है और हमारे केहनी के पास जो जॉइंट है वो है हिंज जॉइंट। उसके बाद
पाइवोट ज्वाइंट जो एटलस और एक्सिस के बीच है, 26 वर्टिब्रा, हमारे बैकबोन में 26 वर्टिब्रा, पहले वाले को बोलते हैं एटलस और दूसरे वाले को बोलते हैं एक्सिस। तो उनके बीच में जो ज्वाइंट बनता है वहां पे उसे बोलते हैं पाइवोट ज्वाइंट। उसके बाद जो कार्पल्स हैं, जो हमारे हथेली की जो हड्डियां हैं उनके बीच जो ज्वाइंट्स हैं वहां पे ग्लाइडिंग ज्वाइंट। एंड लास्ट है सैडल ज्वाइंट जो अंगूठे के कार्पल और मेटाकार्पल के बीच है, अंगूठे के कार्पल और मेटाकार्पल के बीच सैडल ज्वाइंट। तो ये हम लोगों ने देखा साइनोवियल ज्वाइंट्स के बारे में। आगे देखो, इनमें से कौन है जो किसी भी तरह का मूवमेंट अलाउ नहीं करते हैं। इनमें से फाइब्रस ज्वाइंट है जो बिल्कुल भी मूवमेंट अलाउ नहीं करते हैं, किसी भी प्रकार का मूवमेंट अलाउ नहीं करते हैं। अगला है सूचर, एक प्रकार है। तो थोड़ी देर पहले हम लोगों ने देखा कि फाइब्रस ज्वाइंट जहां भी होते हैं, फाइब्रस ज्वाइंट्स जहां भी होते हैं वहां की हड्डियां बिल्कुल भी गति नहीं करती है, यानी वहां पे बिल्कुल भी मूवमेंट अलाउ नहीं है। तो जो हमारे 8 क्रेनियल बोन्स हैं उनके बीच में जो ज्वाइंट्स हैं वो सारे हैं इमूवेबल ज्वाइंट, जिसे हम लोग फाइब्रस ज्वाइंट भी बोलते हैं और इसे हम लोग सूचर भी बोलते हैं। तो इस पिक्चर को देखो, इस क्रेनियम को देखो, ये है फ्रंटल बोन और ये है पैराइटल बोन, और इनके बीच में ये देखो ज्वाइंट, ये है सूचर। ये इमूवेबल ज्वाइंट है, यानी ऐसा ज्वाइंट जहां बिल्कुल भी मूवमेंट नहीं हो रहा है। उसके बाद यहाँ देखो ऑसिपिटल और पैराइटल के बीच भी ज्वाइंट है, टेम्पोरल और पैराइटल के बीच है, टेम्पोरल और ऑसिपिटल के बीच ज्वाइंट है। तो ये सारे सूचर्स कहलाते हैं। तो सूचर्स यानी क्या? फाइब्रस ज्वाइंट, इमूवेबल ज्वाइंट। तो ये फाइब्रस ज्वाइंट हो जाएगा ए। अगला है वर्टिब्रल कॉलम के दो वर्टिब्रे के बीच, हमारे बैकबोन के दो लगातार वर्टिब्रे के बीच कौन सी ज्वाइंट है? यह है कार्टिलेजिनस ज्वाइंट। अगला सवाल देखिए, इनमें से कौन एक प्रकार है साइनोवियल ज्वाइंट के? तो बॉल एंड सॉकेट, हिंज और पाइवोट ये सभी साइनोवियल ज्वाइंट्स हैं। अगला सवाल है, इनमें से कौन एक ह्यूमन बॉडी में ज्वाइंट नहीं है, जोड़ नहीं है? तो ग्लाइडिंग, सैडल, बॉल एंड सॉकेट ये सारे टाइप्स हैं साइनोवियल ज्वाइंट के। गाउट एक डिसऑर्डर है, गाउट एक डिसऑर्डर है ज्वाइंट का। अगला है हमारे एल्बो और नी में कौन सी ज्वाइंट प्रेजेंट है? तो एल्बो ज्वाइंट, नी ज्वाइंट ये हिंज ज्वाइंट्स हैं। अगला है लाइम डिजीज का कारक है। लाइम डिजीज किसके कारण होता है? तो ये बोर्डीलिया नामक बैक्टीरिया के कारण होता है। ठीक है, बोर्डीलिया नामक बैक्टीरिया के कारण होता है लाइम डिजीज, ये हमारे ज्वाइंट्स को अफेक्ट करती है। अगला है इनमें से कौन हमारे स्केलेटल सिस्टम के डिसऑर्डर है? एंकाइलोसिस, आर्थराइटिस और काइफोसिस ये सभी के सभी हमारे स्केलेटल सिस्टम के डिसऑर्डर्स हैं। मैंने आपको पार्ट 3 में बताया था स्कॉलियोसिस और काइफोसिस और एक लॉर्डोसिस। स्कॉलियोसिस में मैंने आपको बताया था कि जो हमारा बैकबोन है वो साइड वे में कर्व हो जाता है, साइड वे में। उसके बाद काइफोसिस, काइफोसिस यानी कि कुबड़ का निकल जाना, हंच बैक, कुबड़ निकलना, यहाँ पर देखो हंच बैक, तो ये काइफोसिस। उसके बाद देखो एंकाइलोसिस, एंकाइलोसिस ये एक एक्सरे इमेज है और ये है नी ज्वाइंट। नी ज्वाइंट यानी कि हिंज ज्वाइंट ये एक साइनोवियल ज्वाइंट है। तो जहां भी साइनोवियल ज्वाइंट होता है वहां पे साइनोवियल स्पेस होता है, यानी एक बोन यहाँ है, एक बोन यहाँ है और इसके बीच में यहाँ पर होता है साइनोवियल स्पेस। इस स्पेस में साइनोवियल फ्लूइड भरा होता है जो इन दो हड्डियों के बीच घर्षण को कम करता है, फ्रिक्शन को कम करता है, ताकि ये दोनों ही हड्डियां फ्रीली मूव कर पाए। लेकिन जब ये साइनोवियल स्पेस कम हो जाएगा, यहाँ से फ्लूइड कम हो जाएगा, तब ये दोनों हड्डियां आपस में फ्यूज होने लगती है। यहाँ पर देखो जो साइनोवियल स्पेस है ये खत्म होने लगा। तो जब ये आपस में फ्यूज होने लग जाएगी दोनों हड्डियां, तब क्या होगा? जो बोन्स फ्रीली मूव कर पा रही थी वो अब मूव नहीं कर पाएगी और हमें बहुत ही ज़्यादा पेन होगा। तो ये है एंकाइलोसिस। अब कुछ स्केलेटल सिस्टम के डिसऑर्डर्स देखते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं रिकेट्स के बारे में। रिकेट्स ये बच्चों में होता है और ये क्यों होता है? जब हमारे शरीर में विटामिन डी की कमी हो जाती है तब हमारे शरीर में जो हम खाने पीने में कैल्शियम लेते हैं वो सही से एब्जॉर्ब नहीं हो पाता है, अवशोषित नहीं हो पाता है, जिससे हमारी हड्डियाँ कमज़ोर हो जाती है, क्योंकि हमारी हड्डियों में क्या है? कैल्शियम है। तो हड्डियाँ कमज़ोर हो जाती है रिकेट्स में। और ये सारी कमी अगर एक एडल्ट के अंदर हो जाए या फिर एक बूढ़े व्यक्ति के अंदर हो जाए तब हम इसी को बोलेंगे ऑस्टियोपोरोसिस। ठीक है, तो ऑस्टियोपोरोसिस ये एक एडल्ट के अंदर या फिर ओल्ड एज में, और रिकेट्स ये बच्चों में। उसके बाद लाइम डिजीज मैंने आपको बताया,
ये बोर्डीलिया बैक्टीरिया के कारण होती है और ये जोड़ों को प्रभावित करती है ये डिजीज। उसके बाद है एंकाइलोजिंग स्पॉन्डालाइटिस। इसमें क्या होता है, इन्फ्लामेशन इन वर्टिब्रल जॉइंट्स। जो वर्टिब्रल जॉइंट्स है यानी हमारे बैकबोन में जो वर्टिब्रे हैं उनके बीच में जो जॉइंट्स है उनमें होने लगता है इन्फ्लामेशन। और यहाँ भी क्या होता है इस डिसऑर्डर में, एंकाइलोजिंग स्पॉन्डालाइटिस में, जो दो वर्टिब्रे हैं ये आपस में फ्यूज होने लग जाते हैं। दो वर्टिब्रे के बीच में इंटरवर्टिब्रल डिस्क होता है, वो इंटरवर्टिब्रल डिस्क धीरे धीरे वहाँ से खत्म होने लग जाता है और दो वर्टिब्रे आपस में फ्यूज होने लग जाते हैं। तो इसी कंडीशन को हम लोग बोलते हैं एंकाइलोजिंग स्पॉन्डालाइटिस। अब देखो आर्थराइटिस हम लोग जानते हैं। आर्थराइटिस ये 3 प्रकार के होते हैं, ऑस्टियो आर्थराइटिस, रूमेटॉइड आर्थराइटिस और गाउटी आर्थराइटिस, जिसे हम लोग सिंपली गाउट बोलते हैं। इन सब के बारे में आपको ध्यान में रखना है। ऑस्टियो आर्थराइटिस ये एज रिलेटेड डिसऑर्डर है, बढ़ते उम्र के साथ इस तरह के आर्थराइटिस हो जाते हैं। इसे हम वियर एंड टियर आर्थराइटिस भी बोलते हैं। ये हमारे जो लार्ज जॉइंट्स होते हैं जैसे कि एल्बो हो गया, नी हो गया, या फिर बोल दो जिन जॉइंट्स पर वेट का प्रभाव ज़्यादा पड़ता है उन जॉइंट्स में ये वाली आर्थराइटिस होती है, ऑस्टियो आर्थराइटिस। उसके बाद रूमेटॉइड आर्थराइटिस, ये एक ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है, यानी जो हमारा इम्यून सिस्टम है वही हमारे जॉइंट्स को अफेक्ट करने लग जाता है। उसके बाद गाउटी आर्थराइटिस, जिसे हम लोग सिंपली गाउट बोलते हैं, तो इसके बारे में आप लोग ऑलरेडी जानते हो, मैंने भी बताया हुआ है इससे पहले भी। ये एक डाइटरी डिसऑर्डर है, यानी हमारे खान पान के कारण ऐसा होता है। जब हमारे बॉडी के अंदर यूरिक एसिड ज़्यादा हो जाता है तब वो क्रिस्टल बना लेता है। क्रिस्टल यानी कि यूरिक एसिड का सॉल्ट बना लेता है, जैसे कि सोडियम यूरेट, और ये सोडियम यूरेट क्रिस्टल के फॉर्म में होता है जो हमारे जॉइंट्स में जाकर के इकट्ठा हो जाता है और ये उत्पन्न करता है गाउट। उसके बाद देखो एक और ध्यान में रखो, ये हमारे मस्कुलर सिस्टम का डिसऑर्डर है टिटेनी। ठीक है, टिटेनी यानी कि अपतानिका, हिंदी में अपतानिका। तो टिटेनी ये हमारे मसल से रिलेटेड डिसऑर्डर है, मस्कुलर सिस्टम का। जब हमारे शरीर में कैल्शियम आयन की कमी हो जाती है तो पेशियों में होने लगता है एंठन यानी कि कॉन्ट्रैक्शन, और इसे बोलते हैं टिटेनी। अगला है रिकेट्स अफेक्ट्स आवर। रिकेट्स अफेक्ट्स आवर स्केलेटल सिस्टम। अगला है इनमें से कौन है जो हमारे बोन के सेल हैं, तो ऑस्टियोब्लास्ट, ऑस्टियोक्लास्ट, ऑस्टियोसाइट ये हमारे बोन के सेल्स हैं। मायोब्लास्ट ये एक एम्ब्रियो के अंदर मसल फॉर्मिंग सेल है, तो डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ये बोन के सेल नहीं है। ऑस्टियोब्लास्ट, ऑस्टियोसाइट, ऑस्टियोक्लास्ट। ऑस्टियोब्लास्ट यानी कि बोन बनाने वाले सेल, ऑस्टियोसाइट यानी बोन को मेंटेन करने वाले सेल, ऑस्टियोक्लास्ट यानी कि बोन को खत्म करने वाले सेल, बोन डिस्ट्रॉइंग सेल। तो ये तीनों आप ध्यान में रख सकते हो। अगला सवाल है जॉइंट्स के स्टडी को क्या कहते हैं। मायोलॉजी और सार्कोलॉजी स्टडी ऑफ मसल्स, आर्थ्रोलॉजी स्टडी ऑफ जॉइंट्स और ऑस्टियोलॉजी स्टडी ऑफ बोन्स। हमारे इस सवाल का जवाब सी। रिब्स आर अटैच्ड टू, तो टोटल 24 रिब्स हैं और ये सारे ही रिब्स पीछे से हमारे बैकबोन से अटैच्ड होते हैं और आगे से स्टर्नम से, तो बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, स्टर्नम। एटलस और एक्सिस के बीच किस प्रकार की गतिशील संधि होती है। गतिशील संधि यानी कि मूवेबल जॉइंट, ऐसी जॉइंट जो बोन्स को अलाउ करती है फ्रीली मूव करने के लिए। तो फ्रीली मूवेबल जॉइंट ये कौन सी जॉइंट है, साइनोवियल जॉइंट। तो आपको बताना है कि एटलस और एक्सिस के बीच इनमें से कौन सी साइनोवियल जॉइंट होती है। ये जॉइंट है पाइवोट जॉइंट। अगला है इनमें से किस में वर्टिब्रल कॉलम के अंदर यानी बैकबोन में इंटरवर्टिब्रल डिस्क पाए जाते हैं। ये देखो यह स्पाइनल कॉर्ड और ये पूरा पिक्चर दिखाया गया है आपको बैकबोन का, जिसमें यह इंटरवर्टिब्रल डिस्क, यह इंटरवर्टिब्रल डिस्क। तो इस तरह के बहुत सारे इंटरवर्टिब्रल डिस्क होते हैं। आपको बताना है इनमें से किसके बैकबोन में ये डिस्क पाए जाते हैं। तो सिर्फ मैमल्स के वर्टिब्रल कॉलम में, ना बर्ड्स के, ना रेप्टाइल्स के, ना एम्फीबियंस के, सिर्फ मैमल के जो वर्टिब्रल कॉलम होते हैं उनमें ये इंटरवर्टिब्रल डिस्क पाए जाते हैं। अगला सवाल है नी जॉइंट और एल्बो जॉइंट आर एग्जांपल्स ऑफ। तो जो नी जॉइंट है और एल्बो जॉइंट है वो इनमें से किस प्रकार के जॉइंट हैं। तो नी जॉइंट और एल्बो जॉइंट ये हिंज जॉइंट्स हैं। अगला देखो मैक्रोफेजेज और ल्यूकोसाइट्स किस प्रकार की गति प्रदर्शित करते हैं। ये सवाल तो मैं आपको करवा चुका हूँ बट फिर भी मैंने ले लिया है क्योंकि ये एनसीईआरटी में डायरेक्ट दे रखा है। तो ये हो जाएगा अमीबॉइड मूवमेंट। अगला है इनमें से कौन एक बोन डिसऑर्डर नहीं है, बोन से रिलेटेड डिसऑर्डर नहीं है। आर्थराइटिस हम लोग देख चुके हैं 3 प्रकार के, ऑस्टियोपोरोसिस मैं आपको बता ही चुका हूँ, रिकेट्स बता ही चुका हूँ,
यह है आर्थ्रोस्क्लेरोसिस। ये हमारे सर्कुलेटरी सिस्टम का डिसऑर्डर है, हमारे आर्टरी से रिलेटेड है ये, तो ये आप बोल सकते हो सर्कुलेटरी सिस्टम से रिलेटेड डिसऑर्डर है। तो ये हमारा पार्ट 4 कंप्लीट होता है और इस पार्ट 4 के साथ हमारा मस्कुलर एंड स्केलेटल सिस्टम समाप्त होता है। अगला हमारा चैप्टर होगा ह्यूमन रिप्रोडक्शन और अगले चैप्टर के साथ हमारा एक यूनिट ह्यूमन फिजियोलॉजी समाप्त हो जाएगा। तो मिलते हैं अगले चैप्टर में ह्यूमन रिप्रोडक्शन में। थैंक यू सो मच।